प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है कंट्री के अंदर। कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। प्रेसिडेंट वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, पर ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट जिसको मन चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर बना दे। प्राइम प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं लीडर मेजॉरिटी पार्टी का या कोलिशन जो पार्टीज का होता है उसका, जो मेजॉरिटी एक तरह से उसको मिलती है लोकसभा के अंदर, उसको जो है प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। कोई भी सिंगल पार्टी अलायंस अगर उसे मेजॉरिटी नहीं मिलती तो प्रेसिडेंट फिर उस इंसान को जो है अपॉइंट करते हैं जिसको उम्मीद होती है कि सबसे ज्यादा मेजॉरिटी सपोर्ट मिलेगा। इनका कोई प्राइम मिनिस्टर का फिक्स टेन्योर नहीं होता, जब तक पावर में बने रहते हैं, जब तक ये लीडर होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के या कोलिशन के। प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बाकी मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। मिनिस्टर्स ज्यादातर पार्टी से होते हैं या कोलिशन से होते हैं जिनका मेजॉरिटी होती है लोकसभा के अंदर। फिर प्राइम मिनिस्टर फ्री होते हैं मिनिस्टर्स को चूज करने के लिए जब तक वो मेंबर्स रहते हैं पार्लियामेंट के। कई बार जो इंसान मेंबर नहीं होता पार्लियामेंट का वो भी मिनिस्टर बन जाता है, पर ऐसे इंसान को आप एक ना एक हाउस जो पार्लियामेंट का है उसमें इलेक्ट होना जरूरी है 6 महीने के अंदर। जब से उसको मिनिस्टर जो है बनना है तो उसके लिए पहले उसको 6 महीने के लिए के टाइम पीरियड के अंदर इलेक्ट होना जरूरी है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो ऑफिशियल नेम होता है बॉडी का जिसमें सारे के सारे मिनिस्टर्स आते हैं। लगभग 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स के। कैबिनेट मिनिस्टर्स टॉप लेवल लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के या पार्टीज जो इंचार्ज होती है मेजर मिनिस्ट्रीज के। ये लोग मिलते हैं ताकि डिसीजंस ले सके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पे। तो कैबिनेट जो है वो इनर रिंग मानी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। इसमें 25 मिनिस्टर्स होते हैं। फिर आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये यूजुअली इंचार्ज होते हैं छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज के। ये पार्टिसिपेट करते हैं कैबिनेट मीटिंग्स में तब जब इनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है। मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट जो है वो अटैच्ड होते हैं, जरूरी हो असिस्ट भी करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। अब सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है मिनिस्टर्स के लिए कि वो जो है रेगुलरली मीट करें, डिस्कशन करें हर चीज को लेके, तो इसीलिए जो डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट मीटिंग्स में लिए जाते हैं। इसीलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ज्यादातर कंट्रीज में कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कही जाती है। कैबिनेट एक टीम की तरह काम करती है। मिनिस्टर्स के अपने अलग अलग मत हो सकते हैं, अपनी अलग राय हो सकती हैं, पर जो भी डिसीजन होता है कैबिनेट का फिर सबकी जवाबदेही या जिम्मेदारी उसके प्रति बनती है। कोई भी मिनिस्टर जो है खुले तौर पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता किसी भी डिसीजन को गवर्नमेंट के, भले ही वो किसी और डिपार्टमेंट का क्यों ना हो या मिनिस्ट्री का क्यों ना हो। हर मिनिस्ट्री के पास सेक्रेटरी होते हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ये सेक्रेटरी प्रोवाइड करते हैं जो नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है मिनिस्टर्स को ताकि वो डिसीजंस ले सके। कैबिनेट एज ए टीम उसको असिस्ट करता है कैबिनेट सेक्रेटरीट। इसमें बहुत सारे सीनियर सिविल सर्वेंट्स आते हैं जो कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं जो भी वर्किंग है अलग अलग मिनिस्ट्रीज की। अब एक्टिविटी में आपको क्या करना है, 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम बताने हैं और उनकी मिनिस्ट्रीज यूनियन लेवल पे और आपके स्टेट में। आप मेयर या म्युनिसिपल चेयरमैन जो हैं आपके टाउन के या जो प्रेसिडेंट है जिला परिषद के आपके डिस्ट्रिक्ट के, उनसे मिलिए और उनसे पूछिए कैसे सिटी टाउन या डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्टर किया जाता है। फिर आता है पावर्स प्राइम मिनिस्टर की। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता बहुत ज्यादा कि पावर्स जो है प्राइम मिनिस्टर की या मिनिस्टर्स जो है या उनके जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलता, पर गवर्नमेंट का हेड होने के नाते प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारी पावर्स होती है। वो कैबिनेट मीटिंग को चेयर करते हैं, वो जो है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके वर्क को कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके डिसीजंस फाइनल माने जाते हैं। अगर बाई चांस डिपार्टमेंट के बीच में मतभेद होता है तो जनरल तौर पर सुपरविजन करते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज का। सारी मिनिस्ट्रीज इनकी लीडरशिप के अंडर काम करती हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्क अपना मिनिस्टर्स को। इनके पास पावर होती है मिनिस्टर्स को डिसमिस करने की। जब प्राइम मिनिस्टर क्विट करते हैं तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री क्विट करती है। अगर कैबिनेट जो है सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, कैबिनेट के अंदर ही तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है।
जो पावर्स है प्राइम मिनिस्टर्स की सारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में पूरी दुनिया के अंदर वो इतनी बढ़ चुकी है कि जो अभी हाल ही के दशकों में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज कई बार प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तौर पे देखी जाने लगी है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मेजर रोल प्ले करती हैं पॉलिटिक्स में, इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो कंट्रोल करते हैं कैबिनेट को और पार्लियामेंट को अपनी पार्टी या पार्टी के थ्रू। मीडिया भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इस ट्रेंड में। पॉलिटिक्स और इलेक्शंस को एक कंपटीशन के तौर पे बना के टॉप लीडर्स जो पार्टीज के हैं उनके बीच में इसको ये कंपटीशन बना देता है। इंडिया में भी हमने ऐसी टेंडेंसी देखी है कि पावर जो है वो ज्यादा से ज्यादा होती है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने बहुत ज्यादा अथॉरिटी जो है एक्सरसाइज करी, क्योंकि उनके ऊपर जो है जैसे पब्लिक के ऊपर जो है उनका बहुत ज्यादा प्रभाव था। इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल लीडर रही, बाकी और जो कलीग्स थे कैबिनेट में उनके कंपैरिजन में। तो जो एक्सटेंट है पावर की जो प्राइम मिनिस्टर एक तरह से करते हैं वो डिपेंड करती है कि किस तरीके की पर्सनालिटी है उस इंसान की जो उस पोजीशन को संभाले हुए। हाल ही में जो राइज हुआ है कोलिशन पॉलिटिक्स का, उसने भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस या क्या कहते हैं लिमिटेशंस लगा दिए हैं प्राइम मिनिस्टर की पावर पे। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं कोलिशन गवर्नमेंट के, वो अपने आप ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते जैसा उनको अच्छा लगे। उनको सारे अलग अलग ग्रुप्स को एक साथ लाना होता है और फिर जो भी क्या कहते हैं चाहे अपनी पार्टी हो या बाकी और जो अलायंस पार्टनर्स हैं सबके बीच में उनको जो है एक सामंजस्य बना के चलना पड़ता है। उनको जो भी पोजीशन है कोलिशन पार्टनर्स की, जो उनके व्यूज हैं बाकी उनके या अदर पार्टीज के, जिनके सपोर्ट से ये जो गवर्नमेंट का सर्वाइवल है वो निर्भर करता है, इसलिए उनको उनके भी जो व्यूज है जो भी उनकी पोजीशन है ध्यान में रखनी पड़ती है। मतलब एक तरह से कहा जाए अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की मेजॉरिटी नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक डिसीजंस को लेना, क्योंकि अगर आपकी अपनी एक सिंगल पार्टी है तो सारे डिसीजन आपके बेसिस पे हो रहे होंगे क्योंकि सब लोग आपसे सहमत होंगे। पर यही जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो क्या होता है अलग अलग सबकी राय होती है, कौन किस चीज के लिए आया है, कौन किस तरीके से सोचता है कि अगर आपने हमें ये नहीं दिया तो हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। तो ये सब जो चीजें होती है इन सब चीज को दिमाग में रख के चलना पड़ता है, तभी जब तक क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट बनी हुई है उसका सारा जो एक निर्भरता है वो इन्हीं के सपोर्ट पे होती है। फिर आते हैं प्रेसिडेंट। जहां प्राइम मिनिस्टर हेड होता है गवर्नमेंट का, वहीं प्रेसिडेंट होता है हेड स्टेट का। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट जो है वो एक्सरसाइज करता है सिर्फ नॉमिनल पावर्स। प्रेसिडेंट जो इंडिया के हैं वो बिल्कुल क्वीन ऑफ ब्रिटेन की तरह हैं, जिनके फंक्शंस जो है बहुत ज्यादा हद तक सेरेमोनियल होते हैं। प्रेसिडेंट सुपरवाइज करते हैं ओवरऑल फंक्शनिंग सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की कंट्री के अंदर, ताकि सब जो है शांतिप्रिय तरीके से चल सके और जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टेट्स के उनको हासिल कर सके। प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए जा सकते लोगों के द्वारा, जो चुने हुए मेंबर्स होते हैं एमपीज और एमएलएस जो होते हैं वो उनको चुनते हैं। कैंडिडेट जो खड़ा होता है प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए उसके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए वोट्स की ताकि वो इलेक्शन जीत सके। इससे ये इंश्योर होता है कि प्रेसिडेंट को देखा जा सकता है कि वो जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे नेशन को। वहीं प्रेसिडेंट कभी ये क्लेम नहीं कर सकते कि उनको जो है डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट हुआ है जैसा कि प्राइम मिनिस्टर को होता है, ऐसा नहीं है। इससे ये इंश्योर किया जा सकता है कि वो सिर्फ एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। यही सेम चीज ट्रू है पावर्स के लिए भी प्रेसिडेंट के। अगर आप देखो कैजुअली रीड करो कॉन्स्टिट्यूशन को तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो प्रेसिडेंट नहीं कर सकते। सारी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज प्रेसिडेंट के नाम पे होती हैं, सारे लॉज मेजर पॉलिसी डिसीजंस गवर्नमेंट के वो उनके नाम पे इशू किए जाते हैं, सारे मेजर अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। इसमें शामिल होता है अपॉइंटमेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं स्टेट्स के, गवर्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर्स, एम्बेसडर सारी कंट्रीज के, ये सब जो है प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करती हैं। सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट्स ये सब प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। प्रेसिडेंट तो सुप्रीम कमांडर माने जाते हैं डिफेंस फोर्सेस जो इंडिया की है उसके लिए। पर एक चीज जो याद रखने वाली है कि प्रेसिडेंट एक्सरसाइज तो करती हैं सारी पावर्स, पर ये करती हैं सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ कर सकते हैं कि भाई आप अपनी इस एडवाइस को रिकंसिडर कर लीजिए।
पर अगर सेम एडवाइस ही दोबारा दी जाती है तो उनको मजबूर होकर एक्ट करना पड़ता है उसी के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से अगर कोई बिल पास किया जाता है पार्लियामेंट का, और वो कानून तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट अपनी सहमति देंगे। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो डिले कर सकते हैं उसे कुछ समय के लिए, बिल को वापस भेज सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि इसको रिकंसिडर किया जाए। पर अगर पार्लियामेंट में फिर दोबारा बिल पास हो जाता है तो फिर उनको साइन करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होगे तो प्रेसिडेंट रियल में करते क्या है? क्या वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो वो अपने आप कर सकते हैं, वो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना। जब भी कोई पार्टी या कोलिशन पार्टी सिक्योर करती है क्लियर मेजोरिटी इलेक्शंस में, तो प्रेसिडेंट जो है वो लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी या कोलिशन को, जिसको मेजोरिटी सपोर्ट मिल रहा है लोकसभा के अंदर, उसको अपॉइंट करते हैं। अगर कोई भी पार्टी या कोलिशन को मेजोरिटी नहीं मिलती लोकसभा में, तो फिर प्रेसिडेंट जो है अपनी डिस्क्रिशन पावर जो है उसको एक्सरसाइज करते हैं। वो एक ऐसे लीडर को जो है चुनते हैं जो उनकी नजर में ऐसा है जिसको मेजोरिटी मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है लोकसभा के अंदर। ऐसे केस में प्रेसिडेंट जो है पूछ सकते हैं जो न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं कि आप जो है अपनी मेजोरिटी सपोर्ट जो है लोकसभा के अंदर एक स्पेसिफाइड टाइम पे प्रूफ करिए। अब देखते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंट्स पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स हैं जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत सारी कंट्रीज में वर्ल्ड की प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट भी है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। अब जैसे यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस तरह के प्रेसिडेंट का। ये डायरेक्टली चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, ये पर्सनली चुनते हैं, अपॉइंट करते हैं सारे मिनिस्टर्स को। जो लॉ मेकिंग है वो डन करी जाती है लेजिस्लेचर के द्वारा, जिसे बोलते हैं कांग्रेस यूएस में। पर प्रेसिडेंट जो है किसी भी लॉ को वीटो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेसिडेंट को जो है किसी भी मेजोरिटी जो मेंबर्स की है कांग्रेस के अंदर, उसके लिए सपोर्ट की जरूरत नहीं है और ना ही वो उनके प्रति आंसरेबल है। इनका एक फिक्स टेन्योर होता है 4 साल का, और कंप्लीट करते हैं भले ही पार्टी जो है कांग्रेस के अंदर मेजोरिटी है या नहीं। ये मॉडल जो है फॉलो किया जाता है ज्यादातर कंट्रीज में, लैटिन अमेरिका और बहुत सी एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज जो है वहां पर प्रेसिडेंट जो है वो सेंट्रल होते हैं। इसी वजह से जो सिस्टम है गवर्नमेंट का वो कहलाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हमारी कंट्री जैसी है जो ब्रिटिश मॉडल फॉलो करती है, पार्लियामेंट सुप्रीम है यहाँ पे, इसीलिए हमारा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है। अब यहाँ देखिए, एलियम्मा, अन्ना कुट्टी और मैरीमोल ने सेक्शन पढ़ा प्रेसिडेंट पे। हर एक का एक सवाल है, क्या आप उनको इन सवालों का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है एलियम्मा ने कि क्या होता अगर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सेम पॉलिसी को लेकर असहमति दिखाते या आपस में असहमत होते, तो क्या प्राइम मिनिस्टर के जो व्यूज हैं वो माने जाएंगे? तो इसका जवाब ये हो सकता है कि ज्यादातर केसेस में जो प्राइम मिनिस्टर के व्यूज होते हैं वो माने जाते हैं। इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है। प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे वर्क करता है। वो पॉलिसी डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकता, तो अगर डिसएग्री भी करते हैं तब भी प्रेसिडेंट को जो है इनकी पीएम की एडवाइस को फॉलो करना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो अन्ना कुट्टी ने रखा कि उनको बहुत फनी लगा कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस के, तो क्या प्रेसिडेंट के गन भी उठा सकते हैं? तो क्या पॉइंट हुआ कि हम प्रेसिडेंट को कमांडर बना रहे हैं? अगर वो गन नहीं उठा सकते तो हम फिर उनको कमांडर क्यों बना रहे हैं? अब इसका आंसर ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर है कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में, फिजिकल या मिलिट्री सेंस में नहीं। प्रेसिडेंट ना तो फाइट वॉर करते हैं ना कमांड करते हैं सोल्जर्स को, बल्कि प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो अपॉइंट करे चीफ जो होते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के। वॉर को डिक्लेयर करना है, पीस डिक्लेयर करना है, ये वो करते हैं पर सिर्फ गवर्नमेंट की एडवाइस पर। तो ये एक तरह से सिंबॉलिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ना कि इनका एक कोई कॉम्बैट रोल है इस चीज में। मैरिमल ने कहा कि क्या पॉइंट है कि प्रेसिडेंट के होने का अगर सारी रियल पावर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है।
अब इसका आंसर ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है भले ही उनकी जो पावर्स है वो लिमिटेड हो। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, न्यूट्रल और नॉन पॉलिटिकल अथॉरिटी की तरह एक्ट करते हैं, वार्न कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं पीएम को, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इमरजेंसीज के दौरान या अगर कोई भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होती। कहने को प्राइम मिनिस्टर जो है उनके पास ज्यादा पावर्स हैं, पर प्रेसिडेंट भी बहुत जरूरी है स्टेबिलिटी के लिए, कंटिन्यूटी के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस के लिए। तो ये आपके इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। फाइनली आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, द जुडिशरी। एक बार फिर से हम ऑफिस जो था, मेमोरेंडम की जो स्टोरी थी, जो हमने जिससे शुरुआत करी थी, उसी के ऊपर वापस चलते हैं। अब इस टाइम पे हम स्टोरी नहीं रिकॉल कर रहे, बट इमेजिन करेंगे कि स्टोरी बिल्कुल अलग कैसे हो सकती थी। जो स्टोरी थी वो एक सेटिस्फैक्ट्री एंड तक पहुंची, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये डिसीजन दिया कि इसको जो वर्डिक्ट दिया उसको सबने मान लिया। इमेजिन करो क्या होता अगर कुछ सिचुएशंस इस तरह से होती, अगर कुछ होता ही नहीं कंट्री में सुप्रीम कोर्ट जैसा, अगर सुप्रीम कोर्ट होता भी और जज के पास ये पावर नहीं होती कि वो जो है एक्शंस जो गवर्नमेंट के हैं उनको जज कर पाए, अगर उसके पास पावर होती भी तो कोई ट्रस्ट नहीं करता कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेयर वर्डिक्ट देगा। अगर ये फेयर जजमेंट होता भी तो जो लोग अपील कर रहे थे गवर्नमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट वो जजमेंट को एक्सेप्ट ना करते। तो अगर ऐसी सिचुएशंस होती तो क्या होता? तो इसीलिए एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है डेमोक्रेसीज के लिए। सारे जो कोर्ट्स होते हैं अलग अलग लेवल पे कंट्री के अंदर, वो साथ मिलाकर बनती है जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट है पूरे नेशन के लिए, हाई कोर्ट्स है स्टेट्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और कोर्ट्स जो है लोकल लेवल पे हैं। तो इनकी जो इंडिया की है वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंट्रोल करता है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्री के अंदर। उसके जो डिसीजंस हैं वो बाकी और जितने भी कोर्ट्स है कंट्री के अंदर उनके ऊपर लागू होते हैं। वो जो है डिस्प्यूट सॉल्व कर सकता है सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के बीच में, सिटीजन एंड गवर्नमेंट के, दो या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के, गवर्नमेंट यूनियन और स्टेट लेवल पे। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है सिविल और क्रिमिनल केसेस में, अपील सुन सकते हैं डिसीजंस जो हाई कोर्ट के हैं उनके अगेंस्ट। इंडिपेंडेंस जो जुडिशरी की है उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी कंट्रोल में नहीं है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के। जजेस जो हैं वो डायरेक्शन जो गवर्नमेंट का हो उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करते, ना जो विश पार्टी जो पावर में है उसकी विश के अकॉर्डिंग। इसीलिए सारी जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं उनके अंदर जो कोर्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के। और इंडिया ने इसमें एक तरह से हासिल कर ली है अपनी पोजीशन। जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, और चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनसे कंसल्ट करके। प्रैक्टिस में देखा जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो सेलेक्ट करते हैं नए जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको और हाई कोर्ट्स के। बहुत ही कम स्कोप होता है इंटरफेरेंस का पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, मतलब जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसकी इंटरफेरेंस दखलंदाजी बहुत कम होती है। जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको जनरली अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस। एक बार पर्सन जो अपॉइंट हो गया जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का तो उसके लिए फिर इम्पॉसिबल है उसको हटाना उसकी पोजीशन से। ये उतना ही मुश्किल है जैसा कि प्रेसिडेंट को हटाना अपनी पोजीशन से। इंडिया के अंदर एक जज को हटाया जा सकता है सिर्फ इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू, उसको भी पास करना होगा सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स दोनों हाउसेस जो पार्लियामेंट के हैं, तभी जज को रिमूव किया जा सकता है। और अभी तक इंडियन डेमोक्रेसी के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है। जो जुडिशरी है इंडिया के अंदर वो सबसे पावरफुल है दुनिया में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो इंटरप्रेट करें कॉन्स्टिट्यूशन जो कंट्री का है उसको। वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी लॉ को, चाहे लेजिस्लेचर की हो उसको इनवैलिड, या जो एक्शंस है एग्जीक्यूटिव के उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं।
चाहे वो यूनियन लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी लॉ या एक्शन जो है वो अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो डिटरमिन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी भी लेजिस्लेशन या एक्शन जो एग्जीक्यूटिव का है कंट्री के अंदर, जब वो जो है एक चैलेंज के तौर पे उनके सामने रखी जाती है। इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब दोबारा समझते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव का कोई भी एक्शन है कंट्री के अंदर या कोई भी लेजिस्लेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है, अगर वो कोर्ट के सामने चैलेंज करी जाती है तो फिर जो है ये जो है डिटरमिन कर सकते हैं जो जुडिशरी है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कितनी है। इसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का है उसने ये रूल किया है कि जो बेसिक या जो कोर प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता। जो पावर्स और इंडिपेंडेंस है इंडियन जुडिशरी की, वो उनको इतना अलाउ करती है कि वो फंडामेंटल राइट्स के गार्जियन के तौर पे एक्ट कर सके। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम यही देखेंगे कि सिटीजन्स के पास अधिकार है कि वो अप्रोच कर सके कोर्ट को, अगर बाई चांस उनके जो राइट्स हैं उनका कोई वायलेशन करता है तो उसकी रेमेडी के लिए वो लोग कोर्ट जा सकते हैं। हाल ही के कुछ सालों में कोर्ट्स को जो है उन्होंने सेवरल ऐसे जजमेंट्स दिए हैं और डायरेक्टिव्स दिए हैं ताकि जो पब्लिक इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट करा जाता है गवर्नमेंट के एक्शन के द्वारा। इसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। कोर्ट इंटरवीन करते हैं ताकि गवर्नमेंट का जो पावर है डिसीजन लेने में उसका मिसयूज ना हो। मैल प्रैक्टिसेस जो है पब्लिक ऑफिशियल्स कर रहे हो उस पर चेक करते हैं। इसीलिए जुडिशरी इंजॉय करता है एक हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों के बीच में। अब फाइनली यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, आपको एक रीजन देना है अपने इस तर्क को करने के लिए कि इंडियन जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है विद रिस्पेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस और पावर्स ऑफ द जुडिशरी। तो पहले का जो आंसर है वो ये है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से संबंधित। जजेस जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं मेनली कॉलेजियल सिस्टम के थ्रू, जहां सीनियर जजेस जो होते हैं वो खुद ही रिकमेंड करते हैं नामों को। इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम हो जाता है। दूसरा है रिमूवल ऑफ जजेस। जजेस जो हैं वो रिमूव किए जा सकते हैं, बहुत ही जो एक डिफिकल्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है पार्लियामेंट के अंदर, उससे जो है इनको रिमूव किया जा सकता है और उसके लिए चाहिए होती है एक स्पेशल मेजॉरिटी जो कि पावर के मिसयूज को रोक सकती है। तीसरा है पावर्स ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी जो है इसके पास पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, मतलब ये कैंसिल कर सकते हैं किसी भी लॉ को, एक्शन को गवर्नमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं। तो ये है आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।